एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। शिवसेना वाली बात कैसे चल गई कि 9 में से 7 सांसद वो भी टूट सकते हैं टीएमसी की तर्ज पर? और खूब ज़्यादा उसमें ये था कि हाँ, एकनाथ शिंदे के ऑलरेडी संपर्क में वो हैं और इन सारे इश्यूज़ को लेकर उनको ये बताया जा रहा है, तो वो सपोर्ट हो सकता है। तो आगे उसमें कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं होगी। उस तरह के नंबर्स अरेंज करने के लिए अगर अभी आप देख लें तो अब टीएमसी और डीएमके के बाद 363 का आंकड़ा, जो कि और कम हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग गैरहाजिर कर जाएंगे, तो ऐसे समझिए कि 2/3 वाला आंकड़ा जो है वो बीजेपी के रेंज में आता हुआ नजर आ रहा है। बस समय की बात होगी कि ये कब कितना जल्दी आ रहा है। कह रहे हैं कि उनके कुछ सांसदों की 7 जून को दिल्ली में मुलाकात हुई शिंदे साहब के साथ, या बीजेपी का भी कोई नेता, मतलब यहाँ हुई है इस तरफ के लोगों के साथ मीटिंग? हाँ, वो मुलाकात तो हुई है। ये तो एकदम से वो एकनाथ शिंदे के जो टॉप सोर्सेज हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है और उसी वजह से हुई है। और ये इस लिहाज से हो रही है कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी का ये एजेंडा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये एजेंडा है, गृहमंत्री अमित शाह का एजेंडा है। तो एनडीए नेताओं को भी बोला गया है कि जहाँ जहाँ से जो नंबर्स आप साथ में लेकर आ सकते हैं उनको रीच आउट करें। उनको समझाएं कि देश के लिए कितना ज़रूरी है, किस मकसद से लाया जा रहा है। लेकिन अभी 2 महीने पहले तो ये सारा ऑपोजिशन एक साथ था इसी बिल के विरोध में। बिल में तो कुछ बदलने नहीं जा रहा है, पर इतना ही तो अमित शाह जी ने उस वक्त बिल में लिखा नहीं था कि हम 50% इंक्रीज करेंगे सीटों में, अब लिख देंगे वो, क्योंकि सर बीच चुनाव में एक तो आया था, तो ठीक, तो उसमें अच्छा चुनावी एजेंडा बीजेपी का हो सकता है, ये आरोप लगाकर अपोजिशन के लिए बहुत आसान काम था, खराब माहौल बना लेना। अब जब उनको ये समझाया जा रहा है, ख़ासतौर पे वैसे दलों को, साउथ इंडिया के जो राजनीतिक दल हैं, कि अगर आप ये नहीं माने तो अभी का जो सेंसस हो रहा है इसके बाद तो डिलिमिटेशन तो होना ही होना है। तो जो डिलिमिटेशन होगा फिर आपकी सीटें, और जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है तब तो जनसंख्या के आधार पर होगा, तो फिर सोचिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। तो नुकसान होना ही होना है, इसमें उनको नुकसान होना है। तो ये जो बढ़िया ऑफर है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। सबकी बराबर सीटें बढ़ाई जा रही है। अन्यथा यूपी की जो जनसंख्या है, अगर अभी के सेंसस के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा होगी तो नेचुरली उनकी सीटें बहुत ज़्यादा होगी, तमिलनाडु की घट जाएंगी। तो अब साउथ के भी बहुत सारे सांसदों को तो कम से कम ये बात समझ में आ रही है। और सबसे आसान स्वरूप ये होता है कि अगर सांसदों के अंदर अक्रॉस पार्टी अगर सहमति बननी शुरू हो जाए तो फिर फ्लोर मैनेजमेंट आसान हो जाता है। जब सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो सभी लोगों ने साथ दिया ही था उसका। इस बार उनका एतराज डिलिमिटेशन को लेके है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब उसमें वो रोक अड़ंगा लगा नहीं सकते। वैसा होता दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दें तो अधिकांश दल अब इसमें बहुत लंबा अड़ंगा लगाने की। समाजवादी पार्टी के हैं सबसे ज्यादा सांसद अपोजिशन में कांग्रेस के बाद। सपा का रुख टटोला जा रहा है। सपा को मतलब साथ लेकर आना, ये वो चर्चाएं ऐसे चलती हैं, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल है। वो अगले साल यूपी में चुनाव होना है, कैसे वो एफोर्ड कर सकते हैं कि बीजेपी के साथ किसी भी रूप में हम दिखा दें। मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि कल मेरी भी नजर पड़ी उस एक नेशनल टीवी की वेबसाइट ने एक लेख छापा और उसमें यह दावा किया कि टीएमसी की जैसी भगदड़ सपा के अंदर मच चुकी है और इतने 55 विधायक और 25 सांसद, ऐसा कुछ आंकड़ा उसमें था, और वो भी बीजेपी के टच में है। मैंने भी पढ़ा तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। मैंने कहा सपा के बारे में तुमने दूर दूर तक ना सोचा ना कहीं से किसी से सुना। उसके बाद सर्च किया और जगहों पर तो कहीं से इस खबर की कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो कैसे छप गई खबर? आज दिन में भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि हाँ, वो उसकी चर्चा बहुत जोर से उसमें क्या है कि कुछ नेता भी इस बात को कह रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग नज़र रखिए सपा पर, लेकिन उसमें एक्चुअल हैपनिंग से ज़्यादा वो एक सोच समझ में आ रही है कि अगर टीएमसी के साथ ऐसे हो गया, अगर डीएमके इस तरह से साथ आ रही है, तो इन दोनों को साथ जोड़ने से आसान काम है सपा को साथ जोड़ लेना किसी इशूज़ पे, सपा पार्टी के तौर पे नहीं। मैं सांसदों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरे हिसाब से वो एजम्पशन अभी तो नज़र नहीं आ रहा है कि वो रियलिस्टिक है। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको कहा सौरभ कि अगले साल अगर चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव, तो क्यों समाजवादी पार्टी पोस्ट इलेक्शन तो फिर भी मान ले बात करने के लिए पोस्ट इलेक्शन कोई गुंजाइश हो सकती है। अभी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज कि सपा के लोग तो ये मान रहे हैं, सपा वाले, कि हाँ हमारी सरकार आने के बहुत अच्छे चांसेज हैं। अच्छा, तो उससे पहले ये काम करके उसमें उनको क्या फायदा होना है? एक बार अगर अगली बार जब सरकार नहीं आई विधानसभा चुनाव में, जो कि नहीं आएगी अगर उस तरह की परिस्थिति बन गई, तो बड़े अथॉरिटी के साथ बोली ये बात। हाँ, मतलब ऐसा ही दिख रहा है अभी तक का जो आप आंकड़ा है, उस हिसाब से आप जो देख रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना भी रहेगी। बट ठीक है कि जनता तय करती है। अभी इलेक्शन में लंबा समय है और इलेक्शन बनने या बिगड़ने में बहुत समय नहीं लगता।
जैसे ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए ना कि लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यूपी में इतनी कम सीटें बीजेपी को आएंगी और सपा को इतनी ज़्यादा आएंगी, लेकिन वो हुआ। लेकिन अभी की परिस्थितियों में ही हम लोग बात कर सकते हैं, अभी की ये स्थिति है। तो अगर सपा की सरकार नहीं आई, बीजेपी की सरकार फिर से आ जा रही है, तो उसके बाद उन सांसदों के पास एक तो उनका मोरल डाउन होगा और फिर तब स्विच करना कम से कम इश्यूज पे मुश्किल नहीं होगा। ऐसे लीडर वहाँ है नहीं कि बीजेपी ला के उनको एब्जॉर्ब करना चाहे। ये अब विपक्ष में 15-10 साल के बाद तीसरा इलेक्शन हार जाएंगे तो भाई 15 साल तक ऑपोजिशन में रहना, फिर लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगता है। और उसमें भी सौरभ बहुत सारे सांसद तो ऐसे हैं ना कि इस एक माहौल में कि संविधान बीजेपी बदल देगी और इस तरह के हवा में आप जीत कर आ गए। अन्यथा उन लीडर के हिसाब से देखें तो अधिकांश सांसद तो ऐसे है ही नहीं जिनमें पोटेंशियल हो।